हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है कुछ ऐसी 7 to 8 कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनके Q4 FY25 के नंबर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए। अगर आप देखोगे तो जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं ना, तब हमें बैठना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए और रिजल्ट्स देखने चाहिए, हर एक कंपनी को ट्रैक करना चाहिए। तो ऐसे जो है हमें कंपनी का डायरेक्शन भी समझ आता है। और ये जो कंपनीज में लेके आया हूँ, इसमें से मैक्सिमम कंपनीज जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, जिनके कुछ टाइम से नंबर जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और इस बार भी इनके नंबर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए। और ये सारे स्टॉक्स जो है जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स के केस में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें देखने मिल रहा है। मैनी स्टॉक्स ऑफ दीज आर सेटिंग एट देयर ऑल टाइम हाइज। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है इन सारे स्टॉक्स के अंदर। अब इसके साथ साथ ये जितने भी स्टॉक्स हैं, सबके मॉडल भी जो है बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो जल्दी से ब्रीफली हम इन स्टॉक्स को जो है डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी जो है इन स्टॉक्स को फिर से जाकर स्टडी कर सको और वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आपको पता होगा तो मेरा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लाइव हो चुका है ऑलरेडी। मैंने जो है 50+ लोगों को जो है इसके अंदर मेंटर भी कर दिया है। और ओवरऑल मैंने अपने इन लाइफ टाइम ओवर 100+ पीपल को जो है मेंटर कर रखा है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, जहां आप मुझसे जो है डायरेक्ट 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। आपके मार्केट डाउट पूछ सकते हो वेदर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई स्टॉक रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, या फिर ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो है आपको इक्विटी रिसर्च के अंदर बेटर बनाने के लिए। तो अगर आप आपका टाइम और अगर आप आपकी इंटेंशन लेकर आओगे ना यार कि मेरे को कुछ सीखना है, तो जेन्युइनली यार मैं अपना टाइम दूंगा, एनर्जी दूंगा आपको, और आपको जो है जेन्युइनली इक्विटी रिसर्च सिखाऊंगा। और इसके साथ साथ आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मेरी सारी रिसर्च का एक्सेस मिलता है। मतलब क्या कि मैं जो भी स्टॉक्स रीड करता रहता हूँ ना, हर एक स्टॉक को यूट्यूब पे कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस केस में मेरी जो भी रिसर्च होती है, मैं जो है मेंटरशिप स्टूडेंट्स के साथ डेली शेयर करता रहता हूँ। और डेली 6 to 7 अपॉर्चुनिटीज जो है मैं इन सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ हम लोग जो है लाइव सेशंस वगैरह भी करते रहते हैं बीच बीच में। तो अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स चाहिए, अगर आपको चांस चाहिए कि आप मुझसे मेंटरशिप ले सको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला स्टॉक जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कार्ट्रेड टेक। अगर कार्ट्रेड टेक को देखोगे तो इनका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो जब ऑटो साइकिल खराब हो जाती है ना, आपकी टाटा के नंबर्स देख लो, आप टाटा मोटर्स के, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ही एक्सेप्शनल कंपनी आपकी सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज में, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स दे रही है। लेकिन बाकी लोगों के केस में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा नहीं देखने मिल रहा है। बीट आपका टाटा मोटर्स, बीट आपका hyundai, या मारुति सुजुकी को भी देख लो। तो ये कार ट्रेड जैसे प्लेटफॉर्म्स कब परफॉर्म करते हैं? जब आपकी ऑटो साइकिल खराब हो जाती है ना, तब आपकी जो कार कंपनीज होती है, जो आपके डीलर्स होते हैं, उन्हें जो है एडवर्टाइजमेंट रन करनी पड़ती है ताकि उनके कार सेल हो, राइट। अगर कार ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ ही इतना ज्यादा है आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो भला कोई क्यों कार ट्रेड पे आके अपनी एडवर्टाइज रन करेगा? हाँ, आगे जाकर रन कर सकते हैं, लेकिन अभी इंडिया के अंदर ये बिजनेस जो है छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी इतने चांसेस नहीं है ना। तो जब आपकी ऑटोमोबाइल साइकिल खराब होती है ना, तब इनके टॉप लाइन नंबर जो है इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जब से सितंबर 2023 या दिसंबर 2023 के आसपास ऑटोमोबाइल साइकिल खराब हो गई, तो वहां से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के जो ग्रोथ नंबर्स है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रहा है। अभी Q4 FY25 की भी बात करूँ तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन जो है 16.68% के आसपास ग्रो की है, मतलब लगभग 17% के आसपास। और इसके साथ साथ हमें इस कंपनी के अंदर एकदम हैवी मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा है, जिससे कंपनी को अगेन जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। अब कार ट्रेड टेक की बात करूँ तो इनके खुद के कुछ ब्रांड्स है, जैसे कि कार वाले हैं, बाइक वाले हैं, कार ट्रेड है। इसके साथ साथ श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, श्रीराम व्हील्स है, और श्रीराम ऑटोमोबाइल्स भी इनके पास ही है। फिर OLX को भी जो है इन्होंने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है। तो OLX जो है इतने टाइम से लॉस मेकिंग था, अभी OLX को भी जो है ये लोग प्रॉफिटेबल बना चुके हैं। और अगर आप देखोगे ना यार, अभी करंटली इनको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, जहाँ इनकी पैट की ग्रोथ Q4 के अंदर 98% से हुई है। और ओवरऑल FY25 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 30% से ग्रो किया है। और पैट के अंदर भी जो है हमें कंपनी के अंदर सुपर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है देखने मिल रहा है। अब इसके साथ साथ इस कंपनी के अंदर आपको जो है आरपू ट्रैक करना चाहिए, वॉल्यूम्स ट्रैक करनी चाहिए कि कितने वॉल्यूम्स कहाँ से जो है आपको देखने मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रैक करो, मार्जिन ट्रैक करो, टॉप लाइन ट्रैक करो।
तो इस तरीके से जो है आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, इंटरेस्टिंग कंपनी है। लेकिन अगेन अब सीन ये है कि FY26 के अंदर जो आपके कार के वॉल्यूम्स है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 0 to 5% के आसपास। तो देखते हैं कि अब भी ग्रोथ आना आना चाहिए ऐसे तो कंपनी के अंदर, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव हो रहा है अपने कॉल के अंदर। वो लोग क्या बता रहे हैं कि कार इंडस्ट्री जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हमारे भी नंबर्स थोड़े उसी इन लाइन आएंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा, वो ट्रैक करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो FY25 के अंदर इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो FY26 के अंदर हो सकता है कि आपका बेस इफेक्ट है ना, वो कैरी हो सकता है कंपनी के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। मतलब पेस ऑफ ग्रोथ रेट जो है उसके अंदर हमें फॉल देखने मिल सकता है। बाकी वैल्यूएशन वाइज 58-60 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली इस कंपनी के जो है बहुत ज़्यादा रिच है। अब उसके बाद इनके OLX के प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पे भी जो है अच्छा खासा ग्रोथ है, और OLX के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये लोग जो है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग दोनों करने वाले। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगली कंपनी जिसका मेरे को डिस्कशन करना था वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। अब ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड की मैं बात करूँ, ट्रिल नाम है इसका। अब इस कंपनी के अंदर क्या इंटरेस्टिंग है, ये लोग जो है आपके ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। ओवरऑल अगर आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के अंदर देखोगे, सेक्टर के अंदर देखोगे, तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ है। ओवरऑल एक्सपोर्ट से भी ग्रोथ देखने मिल रही है हमें, और डोमेस्टिक ऑर्डर्स के अंदर भी जो है हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल रहा है। एक्सपोर्ट के अंदर हो रहा है क्योंकि ग्रिड स्टेबिलाईजेशन चल रहा है, AI फार्म्स के लिए एनर्जी की नीड है। ओवरऑल अगर आप रिन्यूएबल पे भी शिफ्ट हो गए तो भी आपको एनर्जी की जो नीड है वो लगने ही वाली है। तो इसलिए जो है आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है जो कि सारी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। आपके ट्रांसफॉर्मर्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज होते हैं, पेट्रोकेमिकल के अंदर यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल, पावर ट्रांसमिशन, सीमेंट, माइनिंग, ये सारे जो है एप्लीकेशन है आपके ट्रांसफॉर्मर के। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी ये लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, रेक्टिफायर, रिएक्टर्स, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स। और जितना ज़्यादा स्पेशल वाली कैटेगरी के अंदर आप जाते हो ना, उतने ज़्यादा आपके एज अ कंपनी मार्जिन भी इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ट्रिल के केस में देखोगे तो ट्रिल ने अभी अपनी टॉप लाइन 31% से ग्रो करी है। इनके मार्जिन एक्सपांड होते हुए दिख रहे हैं हमें, जिसके वजह से ट्रिल को जो है बहुत अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। आई नो ट्रिल की वैल्यूएशन जो है रिच है, 75 का पी है इनका, लेकिन ग्रोथ इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी हमें देखने मिल रही है। इसके साथ साथ ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। CRGO जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है आपके ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, उसके अंदर भी जो है इन्होंने एक फैसिलिटी एक्वायर करी है, तो उसके थ्रू इनके मार्जिन अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए ट्रांसफॉर्मर्स वाले 2 स्टॉक्स के ऊपर, जिनमें हम जो है एकदम डिटेल्ड एनालिसिस एज यूजुअल जो हम चैनल पे करते हैं उस तरीके का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ट्रिल को मैं इतना ही रखता हूँ, इंटरेस्टिंग है, गाइडेंस भी इनका बहुत अच्छा है, आप एक बार रीड करो। और ट्रिल को आई थिंक मैंने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर रखा, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद जो थर्ड कंपनी जो कि मेरे को डिस्कस करनी है उसका नाम है टाइमेक्स ग्रुप। अगर वॉचेस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो 2 कंपनीज है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। एक है आपका इथॉस, और दूसरा जो है जिसका परफॉर्मेंस अब भी पिछले 3 क्वार्टर से हमें अच्छा देखने मिल रहा है, इस कंपनी का नाम है टाइमेक्स। अब इथॉस और टाइमेक्स के मॉडल के अंदर भी डिफरेंस है। टाइमेक्स जो है थोड़ी अफोर्डेबल काइंड ऑफ वॉचेस कैटेगरी के अंदर है, और इथॉस अगर आप देखोगे तो एकदम प्रीमियम वॉचेस के कैटेगरी के अंदर है। मतलब क्या कि इथॉस जो है एकदम लग्जरी वॉचेस सेल करता है। अब इथॉस के जो है खुद के वॉच बुटीक्स होते हैं, वो वॉच बुटीक्स के अंदर ये लोग वॉचेस रखते हैं, और वो वॉचेस जो है सेल होते हैं। अब इथॉस के जो वॉच ब्रांड्स होते हैं उनका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो रोलेक्स होता है, AP भी है आई थिंक इथॉस वालों के पास। बहुत आई थिंक ओवर 1 लाख की ये लोग वॉचेस रखते हैं। 50,000 के नीचे वाली वॉचेस जो है इथॉस ने अपने बुटीक से निकाल दिए, तो ये सीन चल रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अब मार्केट ऑब्वियसली आपका ये सब नहीं देखता है, लेकिन मुझे बिजनेस मॉडल वाइज जो है इथॉस पे बेटर लगता है, और उसके भी अभी के नंबर्स अच्छे आए इथॉस के। अगर आप देखोगे तो इथॉस ने कुछ 25% के आसपास ग्रो किया हुआ है, और मार्जिन वाइज अगर आप देखोगे तो मार्जिन एक्सपेंशन भी मिला है, 1% से मार्जिन इंक्रीज हुआ है, बिट्टा मार्जिन। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं मिल रहा है इथॉस के केस में, क्योंकि इनके नए बुटीक्स लाइव हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह आपका ज़्यादा होता है। तो इथॉस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है जो कि आपको स्टडी करना चाहिए। अब इसके बाद टाइमेक्स की बात कर रहे थे। टाइमेक्स के केस में अब इथॉस और टाइमेक्स में क्या हो रहा था, पहले इथॉस कंसिस्टेंटली 25 to 30% के आसपास ग्रो कर रहा था, राइट। अब टाइमेक्स भी उस रेस के अंदर आ गया है, और टाइमेक्स को अगर आप देखोगे तो टाइमेक्स भी जो है बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। Q4 के अंदर टाइमेक्स के जो है एक्सेप्शनल रिजल्ट्स आए, जहां टाइमेक्स ने जो है 47% से अपनी टॉप लाइन ग्रो की है, और इसके साथ साथ मार्जिन एक्सपेंशन भी थोड़ा बहुत कंपनी को मिल रहा है। इसके वजह से अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 30% के आसपास की कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जहां हम बोल सकते हैं कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, ठीक है।
अब टाइमेक्स के कौन से ब्रांड्स है? टाइमेक्स का खुद का ब्रांड है टाइमेक्स। इसके साथ साथ ये लोग वर्साचे के भी वॉचेस सेल करते हैं, गेस की भी वॉचेस सेल करते हैं, और 2-3 ब्रांड्स है इनके पास एडेड है। नॉटिका की वॉचेस सेल करते हैं, इसके साथ साथ आदिदास की कुछ वॉचेस हो गई, यूसीबी की कुछ वॉचेस हो गई। तो ये सारी वॉचेस जो है टाइमेक्स सेल करते हैं। अब ये भी अपने बुटीक्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन इतने लग्जरियस बुटीक्स नहीं होते जैसे इथॉस के होते हैं, बट स्टिल इनके वॉचेस वगैरह अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है ग्रोथ बहुत एक्सेप्शनल आ रही है, इथॉस को आउटपेस कर रही है कंपनी, इसलिए वैल्यूएशन देखोगे आप इस कंपनी की तो हाँ वैल्यूएशंस भी रिच है। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो कंपनी का स्टॉक भी जो है अच्छा खासा रीरेट हो चुका है। तो ये सीन है, टाइमेक्स भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आपको ट्रैक करनी चाहिए। अब इसके बाद अगली ट्रांसफॉर्मर कंपनी की बात करूंगा जिसका नाम है शिलचार। अब शिलचार टेक्नोलॉजीज को अगर आप देखोगे तो ये लोग भी ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं जैसे आपका ट्रेल बनाता है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है पता है क्या? शिलचार के मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि मैक्सिमम शिलचार जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर स्पेशलाइज करता है। फाइन। अब शिलचार ने अभी अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, जिन्होंने जहाँ पे इन्होंने जो है अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करी थी, और करंटली ये लोग कुछ 75 to 80% के यूटिलाइजेशन के आसपास चल रहे हैं। पहले इनकी कैपेसिटी कुछ 4000 MVA के आसपास थी, उस कैपेसिटी को ये लोग जो है अभी कुछ 7500 MVA के आसपास जो है लेकर गए। ये नई कैपेसिटी जो है अगस्त 2024 में ही ऑपरेशनल हुई। अब ट्रांसफॉर्मर स्पेस के अंदर आपको केपेक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है स्पेस के अंदर। तो आप जितना ज़्यादा केपेक्स करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज होते जाएगा और आपको ऑर्डर्स उतने ज़्यादा मिलते जाएंगे, क्योंकि आप डिमांड को कैटर कर पाओगे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर के अंदर डिमांड फेनोमिनल है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 77% के आसपास है। अब यहाँ से अगर ये लोग केपेक्स नहीं करेंगे तो हो सकता है इन्हें ग्रो करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने 25% का तो गाइडेंस दिया हुआ ही है। वैल्यूएशन वाइज भी 40 के पीई पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है, और इसके साथ साथ कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपका यूटिलाइजेशन इंक्रीज होते जाता है आपके कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज फिर से किक इन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब जो एक और कंपनी है जिसका मेरे को डिस्कशन करना है वो है वारी एनर्जीज। अब वारी एनर्जीज के भी जो नंबर है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो अभी Q4 के इनके नंबर्स देखे तो इन्होंने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 36% से, और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखोगे तो 130% से इन्होंने जो है अपनी अर्निंग्स ग्रो की है। अब वारी एनर्जीज किसी को पता नहीं है तो ये लोग जो है आपके सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल के अंदर ये लोग जो है ये कंपनी काम करती है। पूरे इंडिया के अंदर अभी करंटली सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल के अंदर, सोलर सेल के अंदर जिसका कैपेसिटी है वो आपका वारी एनर्जीज ही है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट भी आपके सोलर सेक्टर के अंदर इनकी ही है। तो इसलिए ये कंपनी को जो है स्टडी करना बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, और कंपनी के मैनेजमेंट ने एबिटा इनका जो है ना उसको डबल करने का गाइडेंस दिया हुआ है। करंटली अगर आप इनका एबिटा देखोगे तो 2700 का है। अब इन्होंने एबिटा गाइडेंस जो है कुछ 5600 के आसपास दिया हुआ है, वो भी इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ आपकी सारी सोलर कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक ड्यूटी लगा कर रखी है, जिसके वजह से आपके जो बाकी चाइनीज मैन्युफैक्चरर से सोलर इंडस्ट्री के अंदर वो इंडिया के अंदर डंपिंग नहीं कर सकते। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा कर रखी है, जिसके वजह से आपकी ये कंपनी जो है बेनिफिट कर रही है। एक बारी के अंदर रिस्क ये है कि यार इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है यूएस से आते हैं, तो वो थोड़ा टैरिफ के चक्कर में रिस्क लग सकता है। और यूएस में जो है एक एक्ट है, इन्फ्लेशन एक्ट, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका। तो वहाँ पे जो है ये आपके सोलर कंपनीज को कुछ बेनिफिट मिलता था, बट वो भी एक्ट यूएस निकाल रहा है ऐसा मैंने सुना था। अब वो न्यूज़ क्या है, ये उसका डिसीजन क्या हुआ है आगे का वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि अब तक फाइनल डिसीजन आया नहीं है। बट स्टिल वारी के नंबर जो है बहुत अच्छे आ रहे हैं। एबिटा भी इनका अगर आप देखोगे तो 116% से इंक्रीज हुआ है, और इनकी 15 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है मॉड्यूल्स के अंदर, सेल्स के अंदर 5.4 गीगावाट के आसपास की है। और अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है, जहाँ ये अगेन सेल और मॉड्यूल की कैपेसिटी इनकी इंक्रीज कर रही है, जो कि FY27 तक लाइव होगी। और ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर भी जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो तो इतनी डिमांड है वर्ल्ड के अंदर पावर की, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को अगर आप रीड करोगे तो आपको आइडिया लग गया रहेगा। तो वहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से बहुत सारी कंपनीज जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। अब ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? ताकि इनके कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाए, तो इसलिए कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। तो ये कॉस्ट कैसे रिड्यूस होते हैं? आप इलेक्ट्रिसिटी को स्किप करके अगर सोलर की तरफ आओगे तब भी आपके कॉस्ट जो है फॉल होने स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से कंपनी जो है
अच्छा खासा फोकस है मेरे को लगता है सोलार पे, और सोलार में स्कोप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो शिफ्ट आएगा ना, मैक्सिमम चीज़ें सोलार पे शिफ्ट हो जाएगी। तो वारी एनर्जीज एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। सोलर इंडस्ट्री को भी एक्चुअली मेरे को चैनल के अंदर जेन्युइनली कवर करना था, पूरी वैल्यू चेन वगैरह। देखते हैं कि जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से जो है कवर करेंगे। मेंटरशिप स्टूडेंट्स के साथ मैंने ऑलरेडी वारी एनर्जीज जो है डीप में कवर कर रखा है। अब बारी के बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है इंडिया शेल्टर। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, और इंडिया शेल्टर एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत अच्छा और कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ टाइम से। जहां बाकी कंपनीज अपनी लोन बुक ग्रो कर रही है 20-25% के आसपास, ऐसे तो पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर हर एक कंपनी आपकी 20-25% पे ग्रो कर रही है। लेकिन अभी इंडिया शेल्टर क्या कर रहा है, ये लोग जो है 35% पे ग्रो कर रहा है अपनी लोन बुक। इसके साथ साथ कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है इंडिया शेल्टर के साथ साथ। इसके साथ साथ इनकी एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है आपके सिक्योर्ड काइंड ऑफ लोन्स के अंदर होते हैं। अगेन ये सब चीजें सीखनी है तो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिंक्स डिटेल में दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट रजिस्टर कर लो। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अगर अब कोई बोल रहा होगा तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चैनल पे मैंने इंडिया शेल्टर एक बार कवर कर रखा है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो होने के बाद जो है अब वो इंडिया शेल्टर वाला वीडियो देख लेना, जहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इनका आरओई और आरओई, आरओए और आरओई दोनों इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर टेलविंड बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टोरियल टेलविंड्स है। मतलब कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज ही इतना ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, तो आप ये कंपनीज देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली बेटर है। ये लोग जो है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी के अंदर है। मतलब क्या कि इनका एवरेज टिकट साइज जो है 10 लाख के आसपास है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी के अंदर आपके निम्स बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू आपके प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कैटेगरी। अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस देखोगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखोगे, तो वो लोग भी जो है धीरे धीरे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो है एंटर हो रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। और इंडिया शेल्टर का परफॉर्मेंस भी जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, तो परफॉर्मेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके स्टेबल है, निम्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं, इन्हें कोई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी फेस करनी मिल रही है। जहां हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर सब लोग बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज होगी कॉम्पिटिशन की, तो वो हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। आरओई भी इनका इंप्रूव हो रहा है। किसी फाइनेंशियल कंपनी के अंदर अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, तो आप सिंपली उसका आरओई ट्रैक करो, आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी के अंदर सारी चीज़ें ठीक चल रही है। यहाँ पे री रेटिंग भी हुई है, और प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 3.54 के आसपास है इसका। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल कंपनी को आपको जो है प्राइस टू बुक पे ही वैल्यू करना पड़ता है। अब इसके बाद एक और कंपनी जिसका मेरे को डिस्कशन करना है, कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q4 FY25 के नंबर सुपर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को बहुत डिटेल में चैनल पे ऑलरेडी कवर करा हुआ है। EMS स्पेस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये। रीजन बीइंग कि यार अभी वैल्यूएशन इनकी थोड़ी सी करेक्ट हुई है, क्योंकि आपके रूम एयर कंडीशनर के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन देखने मिला है, और हो सकता है कि FY26 वुड बी आपका ईयर ऑफ थोड़ा सा स्लो डाउन इन आपका रूम एयर कंडीशनर वाला सेगमेंट। ऐसे तो टेलविंड्स बहुत ज्यादा है, सेक्टर ही 25% के आसपास रूम एयर कंडीशनर वाला सेगमेंट ही 25 to 30% के आसपास एक्सपेक्टेड है ग्रो करना। ब्लू स्टार जैसी कंपनीज 20 to 25% का गाइडेंस दे रही है, लेकिन अभी FY26 के लिए उन्होंने भी जो है गाइडेंस रिड्यूस करा है। और पीजी के Q4 के नंबर्स देखोगे तो इन्होंने टॉप लाइन ग्रो की है 77% से, मार्जिन इंक्रीज देखने मिला है, और कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिला है। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था, कंपनी ने जो है वो आपको गाइडेंस डिलीवर कर दे दिया। और इसके साथ साथ ये लोग 80% पे ग्रो किए पूरे ईयर ऑन ईयर। ये लोग OEM और ODM सर्विसेज जो है दोनों प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ ये लोग आपके प्लास्टिक मोल्डिंग के अंदर भी काम करते हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। बस एक इशू मुझे इस बिजनेस के साथ लगा कि इन्होंने गाइडेंस इनका जो है वो रिड्यूस कर दिया। 33% के आसपास जो है इनका अभी गाइडेंस हो गया टॉप लाइन का। पहले पिछले साल 80% पे ग्रो किया था, तो एक 2025 में एक्सेप्शनल ग्रोथ थी, मेरे को पता है, तो वो है। बट ओवरऑल थोड़ा सा स्लो डाउन इनका गाइडेंस वगैरह देखकर लग रहा है, लेकिन आगे जाकर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अगर गाइडेंस इंक्रीज करता है ना, तब कंपनी फिर से इंटरेस्टिंग हो सकती है। अभी भी इंटरेस्टिंग है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं इनके, बट वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है मेरे को। अब इंडियन होटल्स की बात करते हैं, जो लास्ट कंपनी है, इनके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। और होटल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो करंटली ग्रोथ कैसे आ रही है, अगर आप कोई भी होटल में रह जाओ, बॉम्बे, दिल्ली, या फिर कोई भी मेट्रो सिटी के होटल में रहोगे ना, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो होटल के रेट्स जो है, एवरेज ARR बोलते हैं उन्हें, एवरेज रूम रेट, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ आपको होटल इंडस्ट्री के अंदर जो है कुछ स्पेसिफिक मेट्रिक्स होते हैं जो कि आपको होटल इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जैसे कि रेवपार। अब रेवपार की अगर हम इंडियन होटल्स के अंदर ग्रोथ देखें तो 12 या 13% के आसपास जो है ये लोग ग्रो किए रेवपार के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है।
और इसके साथ साथ ARR भी इनका कुछ है 8.1% के आसपास ग्रो किया है। सेक्टर के अंदर, होटल सेक्टर के अंदर डिमांड जो है वो आउटस्पेस कर रही है आपके सप्लाई को, इसलिए यहाँ पे टेलविंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके हॉस्पिटैलिटी और होटल सेक्टर के अंदर। सिर्फ इंडिया होटल्स ही नहीं, आपकी बाकी कंपनीज है, EIH हो गया, शैलेट होटल्स हो गया, कामत होटल्स नाम की एक माइक्रो कैप कंपनी है, इन सबके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो आपको जो है जाकर स्टडी करना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है ये वाले सेक्टर के अंदर भी। बट एक चीज़ यार इंडियन होटल्स के अंदर है कि यहाँ पे इनकी FY25 की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गई है। अब ये मोमेंटम FY26 के अंदर सस्टेन होना चाहिए, नहीं तो कंपनी की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। करंटली FY25 के अंदर देखोगे तो 23% से इन्होंने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है, मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, इन्होंने नए होटल्स भी साइन कर कर रखे हैं, तो वो इंटरेस्टिंग हो रहा है कंपनी के साथ साथ। इसके साथ साथ ये लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, ये लोग एसेट लाइट मॉडल की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये लोग होटल्स लोगों के ले रहे हैं मैनेज करने के लिए, और उसके ऊपर जो है ये लोग मैनेजमेंट फीस चार्ज कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी जो है ये लोग एसेट लाइट हो रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है आपके ओवरऑल होटल इंडस्ट्री के अंदर, एसेट लाइट वाला। और ARR भी आपके कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, सप्लाई भी अगर आप देखोगे तो कम है एज कम्पेयर टू डिमांड, और जब डिमांड ज़्यादा होती है तब आप होटल के रूम के जो रेट्स है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर सकते हो। बट ये यूजुअली मेट्रो सिटीज़ के अंदर हो रहा है, आपके दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, मुंबई के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, और बाकी कुछ सिटीज़ के अंदर, टॉप टीयर 1 सिटीज़ के अंदर भी अभी तक ARR इंक्रीज करने का स्कोप बाकी है। तो अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है इन कंपनीज के अंदर भी। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी जो है अभी 20% के आसपास ग्रो करे, लेकिन अब देखते हैं कि इनके लिए ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह किस तरीके से प्ले आउट होता है, और Q1 FY26 का आउटलुक जो है मैनेजमेंट का किस तरीके से होता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि मेरे को आपके साथ डिस्कस करते हैं। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कॉन्टेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयुष मर्ता साइनिंग ऑफ। ये कुछ कंपनीज थी, इनको जाकर स्टडी करो, यहाँ पे नंबर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ साथ सिनेरियो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैंने ब्रीफ में इनका बिजनेस मॉडल डिस्कस किया जहाँ जहाँ मेरे को नेसेसरी लगा आपके साथ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।